नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राजस्थान अध्ययन का ये हमारा नियमित कालांश है और राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 जो है पाठ्यक्रम में राजस्थान अध्ययन जो बुक है आपके कक्षा 10 उसका पहला अध्याय जो है इसको हम अंतिम अध्याय के रूप में पढ़ रहे हैं इस कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में। इसके दो कालांश हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले के अंदर हमने पढ़ा था प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान का एक परिचय, दूसरे में हमने पढ़ा था मेवाड़ का गोहिल वंश, और आज तीसरा कालांश है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश आपके इसमें मारवाड़ का और कौन सा है, इसके अलावा बीकानेर का, मारवाड़ का और कौन सा, बीकानेर का। और इसके अलावा हम इसमें अध्ययन करेंगे चौहान वंश का, चौहान वंश का। चौहान वंश कहाँ का? मुख्यतः अजमेर का, और फिर कहाँ का होगा? रणथंभौर का। कालांश थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बड़ा उपयोगी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इन बातों का आपको थोड़ा खास तौर से ध्यान भी रखना है। मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ वंश का राज्य था। मारवाड़ का जो ये राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पर ऊपर बीकानेर और नीचे मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कुछ विद्वान हरण्य कश्यप से मानते हैं कि जो राजा हरण्य कश्यप हुए थे ना, प्रहलाद के पिता, उससे मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें विश्वतमान जो पुत्र हैं राजा हुए थे, उनका एक पुत्र हुआ था वृद्ध बल, उससे पैदा होना बताया है। जोधपुर रियासत की जो ख्यात है उसमें राजा विश्वतमान के जो पुत्र वे थे राजा कौन? वृद्ध बल, उनकी संतान बताया है। जबकि दयालदास जो बीकानेर की राठौड़ वंश के विद्वान थे उन्होंने राठौड़ को सूर्यवंशी माना है। और ब्राह्मण बलराव की क्या बताया है? संतान बताया है। नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज का निवासी बताया। कहाँ का बताया? कन्नौज का। जबकि कर्नल टोड ने भी इनको क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। एग्जाम में जो पूछने लायक मत है वो मेरे हिसाब से नैणसी का ज्यादा पावरफुल लग रहा और दयालदास का। दयालदास के अनुसार ये ब्राह्मण बलराव के वंशज हैं और सूर्यवंशी हैं, और नैणसी के अनुसार कन्नौज के राठौड़ों के वंशज हैं। अगली बात देखें, जो राठौड़ वंश के शासक हैं वो ध्यान रखें इनका मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन था? राव सिंहा था। और राव सिंहा कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा का राज्य मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली में था। पाली के अलावा इनका राज्य नहीं था। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की मगर वो व्यवस्थित नहीं कर पाए। फिर अगला शक्तिशाली शासक बनता है राव चूड़ा 1394 से 1423 तक। और राव चूड़ा ने किस पर अधिकार किया था? मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब मंडोर को राठौड़ों की राजधानी राव चूड़ा ने बनाया। इसी कारण राव चूड़ा को जो है आपके मारवाड़ के राठौड़ों का प्रतापी शासक माना जाता है। राव चूड़ा ने उसके बाद में खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया, परंतु पुंगल के भाटियों ने 1423 में राव चूड़ा को धोखे से मार दिया।
चोड़ा की पत्नी थी चांद कंवर, जिसने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई। ऐसे एक चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में भी है, वो अलग है, ध्यान रखना। एक चांद बावड़ी आपके कहाँ है? एक चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है, वो हर्षद माता वाली वो बावड़ी अलग है, और इसका निर्माता राजा चांद है। कौन है? राजा चांद है। अगले हैं रणमल 1427 से 38 तक। रणमल आपके राव चोड़ा का ही पुत्र है, जिसको चोड़ा ने मारवाड़ से निष्कासित किया था। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर कहाँ चला गया था? मेवाड़। जब राव चोड़ा ने कान्हा को राजा बना दिया और रणमल जो बड़ा पुत्र था उसको राज्य का हिस्सा नहीं दिया, तो रणमल लौट कर कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया। और मेवाड़ में अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इसने किससे कर दिया? राणा लाखा के साथ, जिसकी हमने पिछले कालांश में बात की थी। विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा। अब हंसाबाई और लाखा का बेटा कौन हुआ? मोकल। अब मोकल जब मेवाड़ का शासक बना, तो जब भांजा राजा है तो मामे की तो चलेगी चलेगी। तो मेवाड़ के प्रशासन पर रणमल का प्रभाव बढ़ गया, और इसी कारण से रणमल की क्या हुई थी? रणमल की हत्या हुई थी। कब हुई थी? 1438 में। कहां पर? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कुंभा के शासन काल में रणमल की हत्या उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा की जाती है। अब इसके बाद में शक्तिशाली शासक आता है राव जोधा। कौन आता है? राव जोधा। 1438 से 89 तक ये आपके मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रमुख शासक रहे। राव रणमल का पुत्र था। 1438 में जब रणमल की हत्या होने के बाद में जंगलों में रहकर इन्होंने अपनी शक्ति को क्या किया? संगठित किया। और राव जोधा का सपोर्ट किसने किया था? हड़बूजी ने किया था। और हड़बूजी ने जोधा को क्या भेंट की थी? कटार भेंट की थी। 1453 ईस्वी में मंडोर जीतने के अंदर राव जोधा क्या रहे? सफल रहे। तो हंसाबाई ने भी कुंभा से कहा कि तुम दोनों बराबर हो मेरे लिए, इसलिए आपस में क्या कर लो? संधि कर लो। हंसाबाई के प्रयासों से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में सुलह हो गई, और मेवाड़ के राजकुमार रायमल के साथ में राव जोधा ने अपनी पुत्री कौन थी? श्रृंगारी देवी का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। श्रृंगारी देवी का 1459 में जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था, और चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक किला भी बनाया। मेहरानगढ़ नाम रखा किले का। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की एक सेना को भी परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये जरूर ध्यान रखना कि जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराया था? बहलोल लोधी को हराया था। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगले मारवाड़ के सबसे शक्तिशाली 52 युद्धों के विजेता और हसमत वाले राजा कौन है? मालदीव। 1531 से 62 तक राज्य किया। मालदीव ने खानवा युद्ध के समय राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यानी खानवा युद्ध में राणा सांगा की क्या की थी? सहायता की थी। लेकिन जब खानवा युद्ध लड़ा गया था उस समय मालदीव मारवाड़ के शासक नहीं थे। मारवाड़ का शासक कौन था? इनका पिता राव गांगा था। 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के का दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। ये घटना सत्य है। विक्रमादित्य जब मेवाड़ के शासक बने तो उन पर पहली बार बहादुर शाह ने आक्रमण 1532-33 के दौरान किया था, और दूसरी बार अटैक होगा आपके वो 1534-35 में होगा, उसमें शाखा होगा, मालदीव जाएंगे नहीं। 1536 में राव मालदीव ने जैसलमेर के राव लोणकर्ण भाटी की पुत्री उमा दे से विवाह किया, और उमा दे इतिहास में क्या कहलाई? रूठी रानी कहलाई।
इस घटना का कारण यह है कि मालदेव का जो ससुर था, उमादेव का पिता, वो लूणकर्ण जो है मालदेव की हत्या करना चाहता था। और मालदेव को मरने से बचाया किसने? मालदेव की सासू मां ने बचाया था। और इस घटना के बाद मालदेव और उमादेव के संबंध बिगड़ गए। इस कारण उमादेव जो है वो रूट कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई और इतिहास में क्या कहलाई? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। मालदेव ने मेड़ता के राजा वीरमदेव को हराया और मालदेव ने बीकानेर के राव जेत सिंह को भी आपकी मौत के घाट उतार दिया 1542 में और इनके राज्य पर अधिकार कर लिया। यानी जो राठौड़ वंश के सगे संबंधित थे, मालदेव जी ने उनको भी नहीं बख्शा। वीरमदेव और राव जेत सिंह शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। राव जेत सिंह को तो युद्ध में मौत के घाट उतार दिया। इनके पुत्र थे कल्याणमल, वो गए थे शेरशाह सूरी के पास में। 1539-40 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर जब भटक रहा था, तो मालदेव को यह पता था कि हुमायूं को हराने के बाद में शेरशाह सूरी की अगली मुलाकात अपने से होने वाली है। तो मालदेव ने यह कोशिश की कि हुमायूं को जो है सैनिक सहायता दी जाए। और मालदेव ने जब हुमायूं को सैनिक सहायता का पेशकश किया तब हुमायूं शादी में बिजी थे, ध्यान नहीं दिया। और प्रतिफल ये हुआ कि हुमायूं के हाथ से हिंदुस्तान निकल गया। भाई 1543-44 में मालदेव का शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव और उसके सेनापति कौन थे? मालदेव के सेनापति, एक का नाम था जेता और एक का नाम था कोपा। इनके बीच में मतभेद हो गया तो मालदेव जो है बिना युद्ध लड़े ही मैदान छोड़कर चले गए। जेता और कोपा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जनवरी 1544 में गिरीश सुमेल का युद्ध लड़ा। शेरशाह सूरी के खिलाफ बड़ा शान से जंग लड़ी थी और मुश्किल से जीत पाया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने सलाहकारों से कहा, कौन सी जंग लड़वाई है? मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। आपने तो कहा था कि मालदेव के जाने के बाद में जीतना आसान है। ये तो मालदेव चला गया, अगर मैदान में खड़ा ही रहता ना तो ये दोनों ही हमारे लिए तो भारी पड़ जाते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो गई। मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता इन सब पर अधिकार कर लिया और 1562 में मालदेव की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब आगे चलते हैं। अब शासक बनेगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का शासनकाल है 1562 से आपके 1581 तक। राव चंद्रसेन मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम और जो है उदय सिंह, उन दोनों को ही राज सिंहासन नहीं दिया। दोनों ही नाराज हो गए और राम को जब राज्य से निर्वासित कर दिया तो राम किसके पास चले गए? अकबर के पास में। और इधर दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं थे, अतः उनको भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया। मालदेव ने उत्तराधिकारी किसको बनाया? अपने तीसरे पुत्र को, जिनका नाम क्या था? राव चंद्रसेन। तो चंद्रसेन को अपने दोनों बड़े भाई राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया और अकबर ने राम की सहायता के लिए, राम कब गया था अकबर के पास में? 1564 के अंदर। और अकबर ने राम की सहायता के लिए किसको भेजा था? हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। अब इस सेना ने जोधपुर पर आक्रमण किया और 1564 में राव चंद्रसेन से अकबर ने क्या छीन लिया? जोधपुर। ये ध्यान रखना कि चंद्रसेन के विरुद्ध सबसे पहले अकबर से सहायता किस मारवाड़ के राजकुमार ने प्राप्त की थी? तो राम था। कब की थी? 1564 में। और राव चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ कब हार गए थे शेरशाह सूरी के सामने? तो वो ध्यान रखना 1564 में। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर की प्राप्ति की आशा से क्या है? नागौर पहुंचे थे।
अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की तरफ झुकाव अधिक देखकर वो नागौर छोड़कर चले गए। कौन? राव चंद्रसेन। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया और चंद्रसेन को जो मारवाड़ से सहायता मिलनी थी उस मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध कर दिया। अब यहां पर जब नागौर दरबार आयोजित हुआ 3 नवंबर 1570 को, अकबर लगभग 2 महीने नागौर के दुर्ग में रहा था। तो अकबर ने तो उदय सिंह को मारवाड़ की जागीर दी, ने ही राम को दी। अकबर ने चालाकी से आपके जोधपुर का या मारवाड़ का प्रशासक किसको बनाया? चंद्रसेन को। क्यों बनाया? क्योंकि अकबर को पता था कि चंद्रसेन के खिलाफ अगर अच्छी तरह से कोई कार्रवाई करेगा तो वो कौन करेगा? राय सिंह करेगा। राय सिंह इसलिए करेगा कि राय सिंह के ही दादा की हत्या की थी चंद्रसेन के पिता मालदेव ने। तो जो खून की दुश्मनी थी उसको काम में लेना शुरू किया यहां अकबर ने। 1564 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय भादरा जोड़ में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया और उसके बाद में वो वहां से निकलकर कहां आ गए? सिवाना के अंदर अपना मोर्चा संभाला। किसने? चंद्रसेन ने। अब आगे आगे चंद्रसेन और पीछे पीछे कौन है? राय सिंह। रावल सुखराज, सूजा और देवीदास ये चंद्रसेन के प्रमुख साथी थे। ये ध्यान रखना। चंद्रसेन के 3 साथियों के नाम ध्यान रखें। रावल सुखराज, सूजा और कौन है? देवीदास। इसके बाद चंद्रसेन की विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी, जिससे तंग आकर चंद्रसेन रामपुरा के पहाड़ों में चले गए। कौन से पहाड़ों में चले गए? रामपुरा के पहाड़ों में। अब यहां से आगे चंद्रसेन वापस किस तरफ जाएंगे? पिपलोद की तरफ और कानुजा के पहाड़ों में जाकर निवास करेंगे। पहले रामपुरा के पहाड़ों में गए, फिर पिपलोद के पहाड़ों में गए, फिर कौन से पहाड़ों में गए? कानुजा के पहाड़ों में। और यहां आसपास लूट खसोट प्रारंभ कर दी और इस नीति से मारवाड़ के लोग जो है वो चंद्रसेन से क्या हो गए? नाराज हो गए, भूल गए चंद्रसेन को, नफरत करने लगे। इसी कारण चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है, जो पंडित विश्वनाथ रेवू ने कहा। मारवाड़ को छोड़कर अंत में सिरोही जाना पड़ा। फिर डूंगरपुर गए और डूंगरपुर से कहां शरण ली? बांसवाड़ा। फिर मुगल सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मुगल लगातार पीछा कर रहे थे चंद्रसेन का। चंद्रसेन अपनी मृत्यु पर्यंत संघर्ष करते रहे। 1581 तक इनका संघर्ष जारी रहा और फिर पाली जिले के अंदर जो है इनकी आपके जो सारण की पहाड़ियां हैं वहां पर चंद्रसेन की डेथ हो जाती है। विश्वेश्वरनाथ रेवू ने चंद्रसेन की तुलना किससे की है? महाराणा प्रताप से की है। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी किससे कहते हैं? चंद्रसेन को कहते हैं। अकबर का प्रतिरोध करने वाला राजपुताने का पहला राजा कौन था विद्यार्थियों? चंद्रसेन था। अब चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का राज शासन किसको मिलेगा? मोटा राजा उदय सिंह। 1583 से 95 तक इनका शासन काल है। कहां से कहां तक शासन काल है? 1583 से 95 तक। अब ये मोटा राजा का खिताब किसने दिया? उदय सिंह को अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने। 1581 से 83 के मध्य मारवाड़ खालसा घोषित किया गया। खालसा मतलब ये मुगल जो केंद्र सरकार थी उसके अधीन था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई यानी जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ में किया और इसी जगत गोसाई या जोधाबाई के कौन पैदा हुआ था? खुर्रम। जो और ये खुर्रम आगे चलकर इतिहास में क्या कहलाया? शाहजहां। तो ध्यान रखना, शाहजहां मारवाड़ की राजकुमारी की संतान था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 की मनसबदारी दी। किसने? शाहजहां आपके अकबर ने उदय सिंह को विवाह के अवसर पर कितनी मनसबदारी दी थी?
1000 की मनसबदारी दी। अब आते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 78 तक। इन्हें हिंदू सत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिंदू सत्य के नाम से। हिंदू पथ कौन है? सांगा है। तो हिंदू सत्य कौन है? आपके महाराजा जसवंत सिंह है। इनका जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर वर्तमान में यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपनी शादी के लिए कहाँ गए हुए थे? बूंदी गए हुए थे बारात लेके। कौन? जसवंत सिंह। पीछे किसकी मृत्यु होगी? इनके पिता गज सिंह की। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां ने उन्हें कहाँ बुलाया? आगरा बुलाया। किसको? जसवंत सिंह प्रथम को। और आगरा बुलाकर उन्हें टीका दिया और खिल्लत और जड़ाऊ जमधर आदि वस्तुएं भेंट की और राजा का खिताब दिया। जसवंत सिंह को राजा का खिताब किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। साथ में 4000 जात और सवार का मनसब दिया। उसकी आयु उस समय मात्र 11 वर्ष थी। जसवंत सिंह जब राजा बने तो उम्र क्या थी? 11 वर्ष। आसोम के ठाकुर राज सिंह कुंपावत जो है वो जसवंत सिंह के क्या बनाएंगे? संरक्षक बनाएंगे। 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया गया। किसको? राज सिंह कुंपावत को। हाँ, आगे है आपके जसवंत सिंह में बात करते हैं। 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा गया जसवंत सिंह को और 1648 में कंधार अभियान पर गए। 1645 में जसवंत सिंह को किसका प्रभारी बनाया गया? आगरा का। और 48 में कौन से अभियान पर गए? कंधार पर। 1657 और 58 में जब शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो सबसे पहले औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत का युद्ध लड़ा इन्होंने। धर्मत एमपी में है और दारा का क्या दिया? साथ दिया। लेकिन एक सेनापति था कासिम खान, उसने विश्वासघात किया और दारा की क्या हुई? पराजय हुई। जसवंत सिंह को हारकर कहां लौटना पड़ा? जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी एक रानी थी उदयपुरी रानी। अब इस रानी के बारे में मतभेद ज्यादा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं उदयपुरी रानी थी, कुछ कहते हैं कि ये हाड़ी रानी थी। इसने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दी कि मुझे ऐसे राजा की रानी नहीं बनना है जो युद्ध में पीठ दिखाकर आए। कहला भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजय होकर लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते कि आप तो हार कर आए हैं। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां को बुलाया गया और रानी की मां ने जो है वो रानी को समझाया। समझाने और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के दरवाजे रानी ने खोले थे। कौन सी रानी? इस पुस्तक के हिसाब से उदयपुरी रानी। इस कथा को श्यामलदास ने भी मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजवा के मैदान में फिर युद्ध हुआ था औरंगजेब और शाह सूजा के बीच में। औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी संबंध अविश्वास के कारण औरंगजेब का जो शाही डेरा है उसको लूटकर जसवंत सिंह कहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं? जोधपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। जय सिंह जो शासक थे आपके जयपुर के, मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच का मनमुटाव क्या होता है? कम होता है। अब नजदीकियां बढ़ती है तो आपके जसवंत सिंह का मनसब पुनः बहाल करके 1659 में इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया जाता है। औरंगजेब जसवंत सिंह को कहां की सूबेदारी दे रहा है? गुजरात की। कब? 1659। 1662 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दक्षिण भारत में भेजा था। वहां शिवाजी के विरुद्ध इनको कोई खास सफलता नहीं मिली। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया और उसी समय उन्हें
जमरूद में रहने का आदेश दिया। और जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान में। वहीं 1678 में जसवंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह के समय प्रसिद्ध विद्वान हुए थे सूरत मिश्र और नरहरि दास और नवीन कवि और बनारसी दास। ये ध्यान रखना, जसवंत सिंह के 4 बड़े दरबारी विद्वान हुए हैं। पहला कौन हुआ है? सूरत मिश्र, जिसे सूरती मिश्र भी लिखा जाता है इस प्रकार से। क्या लिखते हैं? सूरती मिश्र। नरहरि दास से और कौन हुआ है? नवीन कवि और बनारसी दास। मोहनोत नेणसी उसका मंत्री था और नेणसी ने नेणसीरी ख्यात और क्या लिखी है? मारवाड़ परगनारी विगत। और मारवाड़ परगनारी विगत को राजपुताने की क्या कहते हैं? गजेटियर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बीकानेर की राठौड़ वंश की। बीकानेर की राठौड़ वंश का पहला जो संस्थापक राजा है वो कौन है विद्यार्थियों? राव बीका है। ये जोधा के पुत्र थे और इनके पिता ने इनको कुछ ताने दिए तो 1465 में ये जांगल प्रदेश में आ गए और करणी माता की कृपा से नवीन राज्य की स्थापना की। और जांगल प्रदेश में कहते हैं कि बीका और नरा नामक जाट ने, बीका राठौड़ और नरा नामक जाट ने एक क्षेत्र बसाया जिससे क्या नाम दिया? बीकानेर। भाटी, चौहान, खींची, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर अनेक गांवों पर राव बीका ने क्या किया? अधिकार किया। पोंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत किया और 1488 के अंदर एक शहर बसाया राती घाटी में और उस शहर का नाम क्या रखा? बीकानेर रखा। देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर भी किसने बनवाया था? राव बीका ने बनवाया था। अगला शासक आता है लूणकर्ण 1505 से 26 तक। राव लूणकर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था और इसने नागौर के शासक मोहम्मद खान को हराया था। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है दानवीरता के कारण। 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल का जो नवाब था अब भी मीरा, उससे लड़ते हुए विद्यार्थी जो है वो राव लूणकर्ण की क्या हुई? मौत हुई थी। बीटू सूजा का एक ग्रंथ है राव जेसिरो छंद और जेसी कौन है? राव लूणकर्ण के पुत्र हैं। इस छंद में राव जेसी को क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण कहा गया है। एक जेसोम की रचना है वंश उत्कीर्णम काव्याम। किसकी रचना है? जेसोम की। इस ग्रंथ में आपके लूणकर्ण की दानशीलता की तुलना किससे की गई है? कर्ण से की गई। और इन्होंने लूणकर्णसर झील का निर्माण करवाया और लूणकर्णसर क्या बसाया था? कस्बा बसाया था। अगले शासक आते हैं राव जेतसी। 1526 से 41। राव जेतसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान, कामरान कौन था? हुमायूं का भाई। तो राव जेतसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान को हराया और बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेसिरो छंद में इस युद्ध का क्या किया? वर्णन किया है। बीकानेर पर मालदीव के आक्रमण के दौरान इन्होंने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह सूरी के पास सहायता लेने के लिए भेजा था। किसने? राव जेसी ने। लेकिन वो सहायता लेकर आता उससे पहले ही 1541 में पाहेबा या साहेबा, ये आपके चूरू में पड़ता है। कहां पड़ता है? चूरू में। के युद्ध में राव जेसी मालदीव की सेना से लड़ते हुए क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गई। तो मालदीव ने अपने समकालीन अपने ही वंशजों को जो है आपकी मौत के घाट उतारा है और ये मालदीव की एक बड़ी गलती मानी जा सकती है। इसी कारण
शेरशाह सूरी की हिम्मत बढ़ गई, वरना सारे राठौड़ राजा एक पक्ष में रहते तो शेरशाह सूरी कभी भी राजपूताने पर आक्रमण करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। राव कल्याणमल 1541 से 74 तक, खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की सेना में भाग लिया था कल्याणमल ने। तो कल्याणमल का भी युद्ध अनुभव काफी अच्छा रहा होगा, क्योंकि खानवा का युद्ध लड़ा है, इसका मतलब बहुत बड़ी जंग लड़ी है। कल्याणमल ने 1544 के ग्रीस सुमेल के युद्ध में मालदीव की ओर शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया। भटनेर के किले को भी कल्याणमल ने जीता है। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राव कल्याणमल बीकानेर के क्या है, पहले शासक हैं। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की, किसने की थी, राव कल्याणमल ने। दो पुत्र थे बड़े, राय सिंह छोटे पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में कहां का प्रशासक बनाया था, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। और दूसरे पुत्र पृथ्वीराज को अपना दरबारी कवि बनाया। और पृथ्वीराज ने अकबर के दरबार में रहते हुए गढ़ गागरोन में एक रचना लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी री। कहाँ लिखी थी, गढ़ गागरोन। गढ़ गागरोन, क्योंकि गागरोन की जागीर अकबर ने किसको भेंट की थी, पृथ्वीराज को भेंट की। फिर आता है राय सिंह 1574 से 1612। 1570 में अकबर के नागौर दरबार के समय ये मुगल सेवा में उपस्थित हुए। कौन, राय सिंह जी। और इन्होंने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में भी राय सिंह ने अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और चंद्रसेन के पीछे लगा दिया। 1574 में राय सिंह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इससे पहले बीकानेर के शासक केवल राजा या राव लगाते थे। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मंत्री कौन था, करमचंद पंवार, उसकी देखरेख में। जेमल और पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे क्या कहते हैं, राय सिंह प्रशस्ति। और राय सिंह प्रशस्ति का रचयिता कौन था, मुनि जयिता था। कौन था विद्यार्थियों, मुनि जयिता। राय सिंह के समय भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु बहुत धन जो है खर्च किया राय सिंह ने। इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या नाम दिया, राजपुताने का कर्ण कहा था। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अब है राव कर्ण सिंह 1631 से 68 तक। कौन से शासक हैं, राव कर्ण सिंह 1631 से 68। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखनिया गांव जो बीकानेर और नागौर रियासत की सीमा विवाद का कारण बना था, और इसी कारण अमर सिंह से एक युद्ध हुआ जिसे मतीरी की राड़ कहा जाता है। यह युद्ध 1644 में हुआ था। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहे, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा था कर्ण सिंह ने। तो बीकानेर के वो राजा जिन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, वो कौन थे, कर्ण सिंह। अपने दो पुत्रों को भेजा, पदम सिंह को और किसको, केसरी सिंह को। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट की एक रचना है सुख सप्तति। कर्ण सिंह को झांगलधर बादशाह कहा गया है। किसकी रचना है, चिंतामणि भट्ट की रचना सुख सप्तति के अंदर कर्ण सिंह को क्या नाम दिया है, झांगलधर बादशाह का। कर्ण सिंह की रचना, कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी की रचना की थी।
ये जो दो तीन रचनाएं अंत में आई है काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो कर्ण सिंह की खुद की है, कौन सी रचना है? साहित्य कल्पद्रुम है। कौन सी है? साहित्य कल्पद्रुम। दूसरा कर्ण सिंह का विद्वान है गंगानंद मैथिली, और इसकी रचना है कर्णभूषण, और कौन सी है? काव्य डाकिनी। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों ही पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं, आपके शाकंभरी का चौहान वंश शुरू हो चुका है। वंशावली और ख्यातों के अनुसार चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है। वैसे ही जो अग्निकुंड सिद्धांत आपके दे रखा है चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में, उसमें जो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया था, उसमें चौथा योद्धा कौन हुआ था? चौहान हुआ था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, और अचलेश्वर मंदिर लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ब्राह्मणों से मानते हैं, क्योंकि दशरथ शर्मा ने जो है सभी राजपूतों को लगभग क्या माना है? ब्राह्मण माना है। अब कुछ और प्रमाण है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक कौन है? वासुदेव चौहान। बिजोलिया लेख के अंदर कह रखा है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, और ये चौहान वंश का आदि पुरुष यानी मूल पुरुष या चौहानों का संस्थापक है, जिसका समय 551 ईस्वी का लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे, परंतु गुहक प्रथम ने गुर्जर प्रत्यारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। ये ध्यान रखना, वह चौहान शासक जिसने आपके गुर्जर प्रत्यारों से चौहानों को आजादी दिलाई थी, वो कौन था? गुहक प्रथम। इसी वंश में सामंत नामक एक सांबर का शासक हुआ था, जो वस्त गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वागपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक बना, जिसने प्रतिहारों को पुनः हराया था, क्योंकि पहले चौहान किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक हुआ। 973 में हर्षनाथ लेख उसकी विजय का उल्लेख करता है। किसकी विजय का? विग्रहराज द्वितीय की विजय का उल्लेख कौन सा लेख करता है? हर्षनाथ। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक बना। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि दे रखी है, वेरी घट यानी शत्रु संहारक। जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है किसका है? जयानक का। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था, और इसके अंदर गोविंद तृतीय को वेरी घट यानी शत्रु संहारक की उपाधि दे रखी। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आने से रोका था, और ये गोविंद तृतीय की बहुत ही बड़ी क्या है? उपलब्धि मानी जाती है। अगला राजा है आपके अजय राज। कौन सा है? अजय राज। 1105 से 1133 तक, जो 1105 ईस्वी में शासक बना। अजय राज शासक कब बना था? 1105 ईस्वी में। 1113 में इसने अजय मेरू नगर बसाया। चांदी और तांबे के क्या चलाए? सिक्के चलाए। तो अजय राज के सिक्के क्या कहलाए? अजय द्रम कहलाए। क्या कहलाए? अजय द्रम। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित है। तो ऐसा राजा जिसने अपनी रानी के नाम पर चौहान वंश का पहला जिसने सिक्के चलाए, उसका नाम क्या था? अजय राज। और रानी का नाम क्या था? सोमलवती। अजय राज शैव मतावलंबी था। चौहान वंश के राजा जितने थे ना, वो शैव धर्म को अधिक मानते थे, लेकिन ये साथ साथ में धर्म सहिष्णु भी था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी, और पार्श्वनाथ के मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया। किसने? अजय राज ने। इनके राज्य काल में जब अजमेर में पार्श्वनाथ जी का मंदिर बन रहा था, तो उसके लिए इन्होंने
स्वर्ण कलश का क्या किया, दान किया था। अगले शासक आते हैं आपके अरुणाराज। कौन से आते हैं, अरुणाराज। 1133 से 55 तक इनका शासनकाल है और इनको आनाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनाजी। अरुणाराज ने तुर्कों और मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से ये हार गए। अरुणाराज ने तुर्कों को भी बुरी तरह से मौत की घाट उतारा, मालवा के शासकों को भी इसने हराया, लेकिन इनके रिश्तेदार थे गुजरात के चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल, उनसे हार गए। और तुर्कों को हराने के बाद में कौन सी झील बनाई थी इन्होंने, आना सागर झील बनाई थी। अजमेर में आना सागर झील बनाई। और पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। अरुणाराज भी शिव था और उसने अजमेर में खतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान किया था। देवबोध और धर्म घोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिसको उसने सम्मानित किया। वैसे तो चालुक्यों के हाथों अरुणाराज जो है वो पराजित हुए हैं, उन्हें कुछ आपके हानि उठानी पड़ी थी, लेकिन गजनवियों को हराकर और मालवा और हरियाणा के अभियानों का नेतृत्व करके अपने वंश का प्रभुत्व किसने बढ़ाया था, अरुणाराज ने बढ़ाया था। अपने वंश का प्रभुत्व बढ़ाया था अरुणाराज ने। अब है विग्रहराज चतुर्थ, जिनका शासनकाल 1158 से 1163 तक है। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। तोमर यानी तंवर वंश। कौन सा वंश है, तंवर वंश। और इसी वंश में बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन है, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव और कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, बीसल देव और क्या कहते हैं, कवि बांधव भी कहा जाता है। इसने गजनी के खुसरू शाह को परास्त किया। जयानक भट्ट ने इससे कवि बांधव कहा। जयानक कौन, जिसका ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। विग्रहराज चतुर्थ ने हरि के लिए नाटक लिखा और इनके दरबारी विद्वान जो थे ना सोमदेव, उन्होंने कौन सा लिखा, ललित विग्रहराज नाटक लिखा। और विग्रहराज की जो लैंग्वेज थी वो थी विद्यार्थियों आपके संस्कृत। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी और हरि के लिए नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा और 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। विग्रहराज ने बीसलपुर कस्बा बसाया और बीसलपुर झील भी बनवाई। बीसलपुर कस्बा और बीसलपुर झील, ये निर्माण कार्य किसका है, विग्रहराज चतुर्थ का है। और इनके बारे में देखें तो विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन के बारे में दशरथ शर्मा लिखते हैं कि एक अच्छा सेनाध्यक्ष भी था, एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला व्यक्ति था विग्रहराज चतुर्थ। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में नहीं वरन विद्वानों में अग्रणी मानता था। सोमदेव ये कहता था कि विग्रहराज जो है वो वीरता में नहीं है, विद्वत्ता के अंदर सबसे आगे हैं। किलहॉर्न ने इसकी विद्वत्ता की प्रशंसा स्वीकार करते हुए कहा, ये उन हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। और विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान जो है ना, सपादलक्ष के चौहान, सपादलक्ष के जो चौहान है, इनका स्वर्ण काल जो है किसका शासनकाल कहलाता है, विग्रहराज चतुर्थ का। इसके बाद में अगले शासक आते हैं पृथ्वीराज, जिन्हें राय पिथोरा या दल पंगुल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, राय पिथोरा, और क्या बोलते हैं, दल पंगुल कहते हैं। किससे कहते हैं, पृथ्वीराज को। 1177 से 92 तक का शासनकाल है। पृथ्वीराज तृतीय के नाम से मशहूर हुए थे। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज तृतीय क्या बने थे, शासक बने थे। कहाँ के, अजमेर के, क्योंकि इनके पिता सोमदेव की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, सोमेश्वर की। 1182 में सतलज
प्रदेश में इन्होंने बंडालकों को परास्त किया था। 1182 में किसको हराया? बंडालकों को। और 1182 में ही इन्होंने महोबा, जो एमपी में पड़ता है, चंदेल वंश के शासक परमर्दी देव को पराजित किया। और इसके अंदर पृथ्वीराज से लड़ते हुए परमर्दी देव के दो बड़े सूरवीर योद्धा आला और उदल शहीद हो गए, लड़ते हुए मारे गए। और इस पर एक ग्रंथ लिखा गया है, परमाल रासो, जो किसने लिखा है? जगनिक ने। और इसमें इस युद्ध का वर्णन है। कौन से युद्ध का? आपके ये जो परमर्दी देव चंदेल वंश का शासक और उसके जो सेनापति आला और उदल लड़े थे, किससे? पृथ्वीराज तृतीय से। ये कौन सा ग्रंथ है जिसमें वर्णन है? परमाल रासो में। कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद को भी हराया। और कहते हैं कि उसकी पुत्री संयोगिता का क्या किया? अपहरण किया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में गोरी को पराजित किया। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज क्या हो गए? पराजित हो गए। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्या अनुरागी गुणीजनों का सम्मान करने वाला और पृथ्वीराज विजय की रचयिता जैसे जयानक हैं, चंद्रबरदाई हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक, ये आपके पृथ्वीराज तृतीय के दरबार की क्या बढ़ाते थे? शोभा बढ़ाते थे। कन्नौज के शासक जयचंद ने कहा जाता है कि राजसु यज्ञ करवाया था। और जयचंद ने जो राजसु यज्ञ करवाया था उसके साथ में ही अपनी पुत्री संयोगिता का संवयवर रचा। और इस संवयवर के अंदर कहते हैं कि द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति लगाई थी। किसने? जयचंद ने। और संयोगिता ने उसी मूर्ति के गले के अंदर क्या डाल दी? माला डाल दी। कुछ समय बाद में पृथ्वीराज आते हैं और संयोगिता को यहां से लेकर चले जाते हैं। अब संयोगिता की जो घटना है वो थोड़ी सी आपके मतभेद के अंतर्गत आती है। कुछ कहते हैं कि सत्य है और कुछ विद्वान कहते हैं कि असत्य है। लेकिन तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने संयोगिता की घटना को स्वीकार किया है: दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य और गोपीनाथ शर्मा। संयोगिता घटना की सत्यता स्वीकारी तीन विद्वान हैं जिन्होंने इस घटना की सत्यता को स्वीकार किया है। पहले कौन है? दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा। दूसरे कौन है? सीवी वैद्य हैं, सीवी वैद्य। और तीसरे कौन है? गोपीनाथ शर्मा। ये तीन है इसमें, ये ध्यान रखना। अब है आपके रणथंबोर का चौहान वंश। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज। 1194 में रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना की थी। और ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके अधिकारी, उत्तराधिकारी किसके? गोविंद राज के। वालहन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ था और उसमें वीर नारायण की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। रणथंबोर का पहला शासक जो तुर्क सुल्तानों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी वो आपके वीर नारायण था। वीर नारायण का उत्तराधिकारी वाघभट हुआ था। इसने दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों को अपने पैतृक राज्य से बचाया। और उसके पुत्र जेतर सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंबोर नहीं जीतने दिया। तो ऐसे रणथंबोर के शासक जिन्होंने तुर्कों के साथ में या दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष किया, पहला इसमें आता है वीर नारायण। वीर नारायण के बाद में दूसरा आता है वाघभट। वाघभट के बाद में तीसरा आता है जेतर सिंह। और जेतर सिंह के बाद में चौथा आता है आपके राणा हमीर। 1282 से 1301। 1282 में हमीर ने अपने राज्यों के बाद में दिग्विजय की नीति जारी की थी। हमीर ने कौन सी नीति जारी की थी? दिग्विजय की।
आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने जीता। कौन कौन सा है? काठियावाड़ है, पुष्कर है, चंपा है, धार है और कौन सा है? आबू है। इन सबको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी इसने परास्त किया। किसने? राणा हमीर ने। आपके जो हटी हमीर के नाम से मशहूर है रणथंभौर के शासक। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने आपके हटी हमीर जो चौहान वंश के शासक रणथंभौर पर उन पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को कोई सफलता नहीं मिली। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अब इसके बाद में हमीर द्वारा मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण देने से दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से क्या हो गया? नाराज। ऐसे नाराजगी का ये तो तत्कालिक कारण था, लेकिन नाराजगी पहले इस बात को लेकर थी कि दोनों ही साम्राज्य विस्तारवादी नीति जो अपना रखी थी। तो 1299 में खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना उसे पराजित करने में असफल रही। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर आया, मगर जब उससे युद्ध में सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अब ये जो 1301 का रणथंभौर का साका है, ये इतिहास का पहला साका है और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे आपके रणथंभौर में। पहला कौन था? नुसरत खां जो मरा था, और दूसरा कौन था? उल्लुग खां जो आपके अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को किले का लालच देकर और बूंदी की जागीर का लालच देकर अपनी तरफ मिलाया। विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ते हुए शहीद हुए और रानी रंग देवी ने क्या कर लिया? यहां पर जौहर कर लिया था। नैनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य और जोधराज का ग्रंथ कौन सा? हमीर राजसो और चंद्रशेखर का हमीर हट आदि से हमीर के शौर्य की जानकारी, हमीर की वीरता की जानकारी मिलती है। नैनचंद्र सूरी का ग्रंथ कौन सा? हमीर महाकाव्य। जोधराज का ग्रंथ कौन सा? हमीर रासो। और चंद्रशेखर का ग्रंथ कौन सा? हमीर हट। और इनमें एक प्रसिद्ध कहावत भी हमीर के लिए, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इसके बाद में आता है जालोर का चौहान वंश, और इस वंश के प्रतापी शासकों की अगर हम बात करें जालोर में, तो दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर जालोर का कौन सा दुर्ग स्थित है? स्वर्णगिरी दुर्ग स्थित है। दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए आवश्यक कार्य था कि इस दुर्ग पर कब्जा किया जाए। दिल्ली सल्तनत ने 1206 से 1526 तक जालोर पर चौहानों का अधिकार था, और चौहान वंश का संस्थापक राजा कौन था? कीर्तिपाल। 1181 में इसने आपके जालोर में कीर्तिपाल ने चौहान वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। अब इस वंश में शक्तिशाली शासक कौन हुआ? कहानड़ देव 1305 से 1311 तक। कहानड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने से कहानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया, क्योंकि जालोर ने रास्ता देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एलुन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। वे कहानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया। दिल्ली दरबार का माहौल कहानड़ देव के स्वाभिमान के क्या था? विरुद्ध था। कहानड़ देव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कहानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में संघर्ष हुआ। नैनसी इस युद्ध का कारण कुछ और बताते हैं अपने नैनसीरी ख्यात के अंदर। वो कहते हैं कि कहानड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। सुल्तान की जो पुत्री थी फिरोजा, वो वीरम देव से शादी करना
चाहती थी। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर क्या रखा, खेराबाद। और इस सैन्य अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था, कमालुद्दीन गुर्ग वहां का प्रतिनिधि नियुक्त हुआ। 1311 के अंदर कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने सिवाना को पहले 1308 में जीत लिया था और 1311 में घेरा किसका डाल लिया, जालोर का। लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अंत में कहानड़ देव का एक दहिया सरदार था राव बीका, उसने कहानड़ देव के साथ में क्या कर दिया, विश्वासघात करके दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार करवा दिया। कहानड़ देव लड़ते हुए क्या हुए, शहीद हुए। और उनकी रानियों ने क्या किया, जोहर किया। और रानी कौन थी, जेतल देवी थी। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम क्या रखा विद्यार्थियों, जलालाबाद नाम रखा था। तो ये था विद्यार्थियों राठौड़ वंश और चौहान वंश का इतिहास, जो आपके कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 1 का तीसरा कालांश। अभी इसमें एक कालांश और बचा हुआ है जो हम कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको ये कालांश उपयोगी और बेहतरीन लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।